नमस्कार। धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धीरेन्द्र डायलॉग को हमने शुरू किया था एक खास वजह से, तो आज उसी खास वजह की पहली श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले आपका सवाल होगा कि आखिर ये श्रृंखला क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको शायद बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों की कहानी हमने बहुत सुनी है, लेकिन अक्सर दो तरह से। या तो इसे इतना महिमा मंडित किया गया कि आक्रमण दिखाई ही नहीं दिया गया, या फिर इसको इतना सरलीकृत कर दिया कि इतिहास अपनी जटिलता ही खो बैठा। यानी इतिहास के उस आईने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए एक काले शीशे के अलावा। तो हम इन दोनों रास्तों पर नहीं जाना चाहते। हम ना तो महिमा मंडन करेंगे और ना ही किसी किस्म की सफाई देंगे। हम शुरुआत करेंगे उस भारत से जो इन आक्रमणों से पहले अस्तित्व में था। हम वो उसकी सीमाओं से, उसके नगरों से, उसके विश्वविद्यालयों से, उसके व्यापार से, उसके साहित्य से, उसके विज्ञान से और सामाजिक वास्तविकताओं से फिर एक एक करके उन शक्तियों की तरफ बढ़ेंगे जो इस भूभाग में बाहर से आई हैं। सिंध से शुरू करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से, फिर गजनवी, गौरी, दिल्ली सल्तनत और अंततः मुगल सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारी इस यात्रा में एक चीज सबसे अलग होगी। हम आज के राजनीतिक चश्मे से 8वीं, 10वीं या 12वीं शताब्दी को नहीं देखेंगे। हम जहां तक संभव होगा उस समय के लिखे गए लोगों के शब्दों को वापस लाएंगे। अरबी स्रोत देखेंगे, पर्शियन स्रोत देखेंगे, संस्कृत के स्रोत देखेंगे, यात्रियों के विवरण देखेंगे, शिलालेखों पर क्या लिखा गया ये देखेंगे, सिक्के क्या थे उनसे देखेंगे और उन इतिहासकारों का मूल वृत्तांत समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस इतिहास को अपने समय में इस घटनाओं को दर्ज किया। जहां स्रोत एक दूसरे से सहमत होंगे हम उसे बताएंगे, जहां विवाद होगा वहां विवाद भी बताएंगे, जहां प्रमाण नहीं होगा हम अपनी कल्पना से नहीं बल्कि उस समय का जटिल इतिहास क्या कहता है उसको बताएंगे। क्योंकि हम अतीत को उसकी पूरी कठोरता, उसकी पूरी जटिलता और पूरे सत्य के साथ देखना चाहते हैं। शायद इस यात्रा में सबसे असुविधाजनक चीज यही होगी कि इतिहास किसी की सुविधा के लिए नहीं लिखा गया। तो आइए हम आज के भारत के से पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस भारत में जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। और वो कहानी शुरू होती है सिंध से पहले का भारत। यानी सिंध पर जो हमला हुआ पहली बार, हमने अल्लाह अकबर इस देश की जमीन ने नाराए तकबीर को किस तरह और कब सुना, वहीं से हम अपने इतिहास को शुरू करते हैं। और आप वो भारत जिसकी सिंध से पहले की नजर थी, इसमें आप अपने सामने एक नक्शा रख लीजिए, लेकिन आज का नक्शा मत रखिए जिस पर भारत एक रंग में दिखाई देता है, पाकिस्तान दूसरे रंग में, बांग्लादेश किसी और रंग में और अफगानिस्तान किसी और रंग में, और सीमाएं सीधी रेखाओं में खींची है। वह नक्शा इस बड़ी कहानी के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि जिस भारत की कहानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी सीमाएं आज के राजनीतिक नक्शे से तय नहीं। उस भारत को समझने के लिए हमें सिंधु के पार जाना होगा। तब हम हिंदू नहीं थे, हमें उससे पार जाना होगा। हमें गांधार तक, काबुल की घाटियों तक, तक्षशिला तक, पेशावर के मैदानों तक, उन पर्वतीय रास्तों तक जिनसे सदियों से लोग, सेनाएं, व्यापारी, विचार और संस्कृतियां आती जाती रही। गांधार कोई आज की बनाई हुई पहचान नहीं थी, ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आता है। पाणिनि उसका उल्लेख करते हैं और स्वयं पाणिनि को गांधार की भूमि से जोड़ने की एक बहुत मजबूत विद्वत परंपरा है। आधुनिक शोध भी उन्हें उत्तर पश्चिमी भारतीय महाद्वीप की उस भाषिक दुनिया का फ्रंटियर ग्रामेरियन कहते हैं। तो जरा सोचिए, आज जिसे हम अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, वहां कभी भारतीय सभ्यगत संस्कारों की आवाजें गूंजती थी। ये बात आधुनिक सीमा विवाद नहीं बल्कि इतिहास का प्रश्न है। और इतिहास में आज की सीमाओं को 1000 वर्ष पहले ले जाकर टिका देना शायद सबसे आसान गलती होगी। तो अब उस भारत को देखिए
जहां उत्तर पश्चिम में गांधार है, सिंधु की महान नदी, तक्षशिला पंजाब, गंगा का मैदान, मगध, काशी, अवंती, दक्षिण के विस्तृत भूभाग और पूर्व के बंदरगाह, और समुद्र के पार दूर दूर तक जाती हुई भारतीय व्यापारिक और सांस्कृतिक धाराएं। यह कोई एक राजा का राज्य नहीं था, कोई एक साम्राज्य नहीं था, कोई एक धर्म सत्ता नहीं थी, ये एक सभ्यगत संसार था, सभ्यतागत संसार था। राज्य अनेक थे, राजवंश अनेक थे, भाषाएं अनेक थी, देवता अनेक थे, दर्शन अनेक थे, लेकिन उन सब के बीच में एक सांस्कृतिक संवाद था। और उसी संसार में एक अद्भुत घटना थी कि इस भारत ने अब तलवार से अपना प्रभाव नहीं फैलाया, उसने विचार भेजे, धर्म भेजे, दर्शन भेजा, कला भेजी, गणित भेजा, भाषा भेजी, खगोल भेजा, कथाएं भेजी, और कई जगह पर संस्कृत सत्ता, संस्कृति और विद्वता की भाषा बन गई थी। विलियम डेलरिम्पल की अगर हम गोल्डन रोड को देखते हैं तो इस भूले हुए संसार को सामने लाती है, एक ऐसे भारत को जिसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक पहुंच लाल सागर से लेकर प्रशांत महासागर के उस विशाल नेटवर्क में दिखाई देती है। लेकिन ये कहानी अभी भारत के बाहर नहीं जाएगी, अभी हम भारत के भीतर चलते हैं और फिर एक बार कल्पना करते हैं एक ऐसे उद्यान की, जिस उद्यान की सीमा आंख से दिखाई नहीं देगी। उसमें कोई बच्चा मिट्टी से घर बना रहा है, कोई पत्थर में देवता गढ़ रहा है, कोई वीणा के तार मिला रहा है, तो कोई नदी के किनारे कविता लिख रहा है, कोई अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है, कोई आकाश को देख रहा है, कोई शब्दों को गणित की तरह व्यवस्थित कर रहा है। वह है पाणिनि। ईसा से कई शताब्दियों पहले गांधार की भूमि से पाणिनि जो कर चुके थे, अपनी अष्टाध्यायी के माध्यम से भाषा के नियमों को ऐसे बांध चुके थे, ऐसी सघन संरचना में, जिसे आज भी आधुनिक विद्वान प्राचीन विश्व की असाधारण बौद्धिक उपलब्धियों में गिनते हैं। पाणिनि की दुनिया में शब्द सिर्फ बोलते नहीं या बोलने की चीज नहीं थे, उनकी रचना का नियम था, रूप का नियम था, परिवर्तन का नियम था, व्याकरण था और संरचना थी। भाषा को समझने के लिए भाषा के भीतर और उतरने की क्षमता थी। याद रखिए, उस समय जब 711 में सिंध की तरफ अरबों की यानी जाहिलियत की एक सेना आपकी तरफ बढ़ रही थी, तब पाणिनि की कोई खोज नहीं थी, उसकी परंपरा को 6 से 7 शताब्दियां बीत चुकी थी। अर्थात भारत में जब वो सेना पहुंचती है, जिसके पास उस जगह पर पहुंचती है जहां एक दिन का ज्ञान नहीं था, एक दिन का अर्थ का संचय नहीं था, बल्कि सदियों का बौद्धिक और अर्थ का संचय था। कालिदास उसी जमीन में थे, शब्दों को सौंदर्य में बदलते हैं। मेघदूत जो है बादल, पानी से भरा हुआ आकाश का टुकड़ा नहीं रहती, संदेशवाहक बनता है। वह रघुवंश में राज सत्ता केवल सिंहासन नहीं रहती है, वह काव्य का विषय बन जाती है। अभिकान शाकुंतलम। तो वह भारत था जो शब्दों को केवल सूचना नहीं रहने देता, शब्द था, स्मृति थी, दर्शन था, सौंदर्य था और सभ्यता थी। फिर आकाश की बातें करें तो हम और बारी ज्ञान की परंपरा, ये हो सकती है कि हम आपको उस ज्ञान की परंपरा की तरफ देखें। तो चलिए हम आगे एक पुस्तकालय की तरफ भी ले चलते हैं। नालंदा 7वीं शताब्दी में चीन से एक भिक्षु भारत आता है। आप इसको 2 हिस्सों में बांट के देखिए। एक तरफ सिंध की तरफ बर्बर हमलावरों, अत्याचार की, बर्बर वहशियों की एक फौज बढ़ रही थी। दूसरी तरफ चीन से एक भिक्षु आता है, वेनसांग, जो यहाँ केवल दर्शन देखने नहीं आता, वो विद्यार्थी बनकर आता है। नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। प्रवेश द्वार पर विद्वान बैठते थे, प्रश्न होते थे, वाद विवाद होता था, और जो विद्यार्थी उन प्रश्नों का सामना नहीं करता था वो भीतर नहीं जा सकता था। ये कोई हमारी कल्पना नहीं है, ये वेनसांग से जुड़े हुए विवरण की एक परंपरा बताती है कि केवल 2-3 विद्यार्थी 10 या 20 में से प्रवेश कर पाते थे। और आज की जो स्टडी है वो भी बताती है कि नालंदा की कठोर प्रवेश व्यवस्था बहुत मुश्किल होती थी इस पास का। यानी भारत में आने वाला केवल भारत का विद्यार्थी नहीं था, चीन से आए, कोरिया से आए, तिब्बत से आए, शाम से आए, मलेशिया से आए, थाईलैंड से, जो श्याम जिसको कहते हैं वहां से आए, क्योंकि भारत में कुछ ऐसा था जिसे वो अपने घर नहीं देख पा रहे थे, और वो था ज्ञान की भाषा, उच्च अध्ययन की भाषा संस्कृत थी। वेनसांग ने भारतीय ग्रंथों और
संस्कृत को पढ़कर ही वो अंदर तक प्रवेश कर पाया। अब हम लोग कहते हैं कि विदेशी जाओ, वहां की भाषा सीखो, परीक्षा दो, फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाओ, लेकिन 7वीं शताब्दी तक दूर देशों से भारत में विद्यार्थी ऐसे आ रहे थे जो भारत की शिक्षा समझने आए थे, जो भारत की भाषा सीख रहे थे और भारतीय ज्ञान को लेकर देख रहे थे। ये बात किसी गौरव के गीत का नहीं, इतिहास की है। अब भारत की शक्ति सिर्फ वहां थी, सिर्फ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिमी तट, सिंध, गुजरात, दक्षिण के बंदरगाह, जहाज आ रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, माल उतर रहा है, माल चढ़ रहा है। भारत के वस्त्र, मसाले, नील, रतन, हाथी दांत, दूसरी विलास की वस्तुएं सब जा रही हैं। यानी प्राचीन व्यापारिक विवरण को, भारत के बंदरगाहों को हिंद महासागर के उस विशाल व्यापारिक तंत्र से जोड़ रहे हैं। तो जो समझना जरूरी है, भारत उस समय दुनिया का कोई अलग थलग अंधकार में पड़ा हुआ देश नहीं, बल्कि ये दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर सबका केंद्र था। ज्ञान के नक्शे पर था, व्यापार के नक्शे पर था, सांस्कृतिक नक्शे पर था और धन के। अगर हम उस समय की 7वीं शताब्दी क्या वो देखते हैं, अरब, पश्चिमी एशिया की तरफ झांकिए, क्योंकि अब आपका टकराव उनसे होने जा रहा है। 7वीं शताब्दी अरब में इस्लाम का उदय होता है, अरब साम्राज्य फैल रहा है, उम्मैद सत्ता चल रही है, सीमाएं फैल रही हैं, सैनिक अभियान चल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। ईरान पार कर चुके मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं और अब वो उस तरफ जा रहे हैं जिसे राजनीतिक, अरब राजनीतिक दुनिया सिंध के तौर पर जानती थी, क्योंकि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अरब, दोनों के बीच संपर्क थे, ऐसा नहीं जानते नहीं थे, लेकिन ये व्यापारिक थे, समुद्री रास्ते मौजूद थे, व्यापार चल रहा था। लेकिन पहली मुलाकात तलवार से नहीं हुई थी, व्यापार से हुई थी, ये बात कहा जाता है। अब ये प्रश्न नहीं है कि वो भारत को जानते थे या नहीं, वो जानते थे। प्रश्न ये था कि कब व्यापार की दुनिया से सत्ता की दुनिया में वो बढ़ते हैं, और ये किसने निर्णय लिया, किसने इस घटना ने गति दी और सिंधी क्यों? क्योंकि यहीं से हम अपनी कहानी के अगले दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 711 ईस्वी, सिंध, देवल, हज्जाज, राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम, उम्मैद साम्राज्य। अब तक हमने केवल उस भारत को देखा जिसकी ओर इतिहास की एक नई शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन हम आधुनिक इतिहासकारों के आंख से इसको नहीं देखते। हम इसको, अरबी इतिहासकार अल बलाधुरी क्या लिखता है, चचनामा क्या कहता है और बाद के फारसी इतिहासकार इसमें क्यों जोड़ते हैं, ये कहाँ प्रत्यक्ष है, कहाँ वाद की परंपरा है, कहाँ तथ्य है, कहाँ व्याख्या और कहाँ सिर्फ कथा, हम इसको परत दर पर अलग करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला का उद्देश्य मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं कर रहा हूं। उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा कठिन है। जो हुआ उसे उसके समय, उसके शोर और उसके संदर्भ में देखना, न कम न ज्यादा, न सफेदी न कालिक, सिर्फ इतिहास देखना है। तो अब उस उद्यान से बाहर आइए। नालंदा पीछे छूट रहा है, गांधार पीछे नहीं, वो हमारी कहानी के भीतर है। सिंधु सामने है, उसके पार एक सेना आ रही है जो भारत की धरती पर इतिहास का एक नया पन्ना खुलने वाला है। इसीलिए जब हम अगली आपके साथ जाएंगे सिंध में, अगली कड़ी हम सिंध से शुरू करेंगे। पहला सामना, पहली विजय और वे शब्द जो विजेताओं ने अपने इतिहास में खुद से दर्ज किए हैं। तो आप अगर इस सीरीज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर आपसे अनुरोध है कि धीरेन्द्र डायलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इस खूबसूरत सी कहानी को आगे ले जा सकें और इतिहास के अंदर उन बर्बर, वैसी, हत्यारे और बलात्कारियों की कहानियां जो उन्होंने खुद लिखी, लेकिन आपके वामपंथियों ने उनको मिटाकर एक नई चिड़िया का नाम दिया, उसका नाम है गंगा जमनी तहजीब। तो यहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको जब ये बताऊंगा कि ये चिड़िया कब आपके देश में अपना घोंसला बनाती है, तो आपकी आंखें शायद आश्चर्य से खुल जाएंगी। तो आज सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, इस कहानी को आगे तक ले जाना है, अलग अलग इतिहासकार के पन्नों से देखना है, लेकिन इसको देखना है। तो आज हम इसको यहीं, लेकिन इंतजार कीजिए, आपको फिर इस कहानी का अगला सिरा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।